नेक्स्ट नेक्स्ट लिखो, वाई डज O2 exist but O2 exist but S2 does not exist, but S2 does not exist at ordinary temperature, at ordinary temperature, at ordinary temperature. देखो इधर, अगर हम बात करते हैं जैसे मान लो ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का ये तो हो गया 2s और ये हो गया 2p, तो ये हमारा ऐसा और ये हमारा ऐसा, क्लियर है ना। तो इसके अंदर ये ऑक्सीजन पहला हो गया, दूसरा ऑक्सीजन हमारा ऐसा ही आ जाएगा, ये भी हमारा 2s हो गया, ये हमारा 2p हो गया और ये हमारा ऐसा आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर भी अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग हो जाएगी, तो ये हमारा O2 बन जाएगा, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड, ये हमारा साइडवेज ओवरलैपिंग वही, लेकिन S2 के अंदर पाई बॉन्डिंग नॉट इफेक्टिव, बात समझ में आया ना। तो बट इन S2 पाई बॉन्ड formation, pi bond formation not effective, S8 exist at रूम टेम्परेचर, है ना। और S8 का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, क्राउन स्ट्रक्चर, है ना। तो S8 की अगर हम बात करते हैं, ऐसा कुछ होता है, ये सल्फर ऐसा कुछ, ये हमारा सल्फर होता है। तो हाँ, अगर हम एसिड को बहुत ज़्यादा हीट कर दें तो H2 मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो जाता है, H2 मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो जाएगा, एग्जिस्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर इन वेपर फेज। ये बात समझ में आया। अगर हम एटॉमिसिटी की बात करते हैं तो एटॉमिसिटी ऑक्सीजन की कितनी है 2, सल्फर की कितनी है 8। बात समझ में आया, लिखें जल्दी से।
नेक्स्ट देखो बच्चों, y is CO2 gas, y is CO2 gas and SiO2 solid, and SiO2 solid at room temperature, एक लाइन लिखो, CO2 is a independent molecule, CO2 is a independent molecule, but SiO2 consists of many molecules of SiO2 connected through each other through covalent bond, so it is a covalent solid. So it is a covalent solid. देखो इधर जो CO2 होता है, CO2 हमारा इस तरीके से एग्जिस्ट करता है, इंडिपेंडेंट एक मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो ये गैस होता है, ये CO2 होता है, और ये कैसा होता है, गैस होता है। अगर हम बात करते हैं SiO2 का, तो SiO2 ऐसा, और ये ऐसा, इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। ये समझ में आ पा रहा है ना। इस तरीके से बात समझ में आ रहा है, इस तरीके से SiO2 एग्जिस्ट करता है ना। तो कभी भी कई सारे मॉलिक्यूल्स कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं, तो इसको कोवेलेंट सॉलिड कहा जाता है। बात समझ में आया, क्या कहा जाता है, कोवेलेंट सॉलिड। लिख लें, चले आगे, नेक्स्ट बात करते हैं, है ना। नेक्स्ट लिखो, इसी फॉर्म में एक और लिखो, why does C2 डाइनेगेटिव ब्रैकेट में लिख लेना कार्बाइड आयन, why does C2 डाइनेगेटिव ब्रैकेट में लिख लेना कार्बाइड आयन exist, C2 डाइनेगेटिव exist, but C2 does not exist, at room temperature,
C2 डज नॉट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर। देखो C2 डाई नेगेटिव में अगर हम बात करते हैं तो एक कार्बन से बात कर लेते हैं, तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 1s2 2s2 2p2 ये होता है। तो यहाँ पर ये हो गया 2p, नेगेटिव एक इस पर आया होगा तो ये हमारा ऐसा कुछ हो जाता है, और दूसरा कार्बन भी अगर हमारा होता तो ये 2s हो गया और ये हमारे पास ऐसा कुछ हो जाता है, ठीक है ना। ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ N2, आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ N2 मतलब N2 जैसा। तो C2 डाई नेगेटिव की अगर हम बात करते हैं तो C2 डाई नेगेटिव ऐसा होता है N2 जैसा। ये बात समझ में आया। लेकिन C2 जो होता है वो हमारा एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि C2 को एग्जिस्ट करने के लिए कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने हैं। कोई भी p ब्लॉक एलिमेंट मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकता है ना। उसमें से पहला सिग्मा और दूसरे 2 पाई होंगे। बात समझ में आया। तो इसलिए C2 एग्जिस्ट नहीं करता। कौन एग्जिस्ट कर सकता है? C2 डाई नेगेटिव। लिख लें। लिखो मल्टीपल बॉन्ड cannot have more than 3 covalent bonds, cannot have more than 3 covalent bonds when it is present between two non-metals, समझ गए ना। it can go up to 4 when multiple bond is present between d block metal atoms। डी ब्लॉक के बीच में 4 तक जा सकता है, लेकिन पी ब्लॉक में मैक्सिमम कितना जा सकता है? 3 तक। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं डी ब्लॉक के लिए, तो इसका एग्जाम्पल होता है बच्चों Re2Cl8 डाई नेगेटिव, ऐसा कुछ। इसके अंदर ReCl4, ये Re और ये Cl4, और ये क्या आ जाएगा? डाई नेगेटिव। बात समझ में आया? लिख लें। दो डी ब्लॉक के बीच में मैक्सिमम 4 बॉन्ड हो सकते हैं, 2 पी ब्लॉक नॉन मेटल्स के बीच में मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। उसमें पहला सिग्मा होगा, बाकी के 2 पाई होंगे। एक लाइन लिखो, मल्टीपल बॉन्ड cannot have more than one sigma bond
cannot have more than one sigma bond and more than two pi bonds and more than two pi bonds and more than two pi bonds present in it. More than two pi bonds present in it. More than two pi bonds present in it. Next लिखो more pure s orbital, pure s orbital, pure s orbital, pure s orbital always form sigma bond. Pure s orbital always form sigma bond. Always form sigma bond. It can never form pi bond by sideways overlapping. s orbital कभी भी pi bond नहीं बनाता है. बात समझ में आ रही है? समझ गए ना? नेक्स्ट कोऑर्डिनेट बॉन्ड. कोऑर्डिनेट बॉन्ड. कोऑर्डिनेट बॉन्ड की अगर हम बात करते हैं तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम ये भी कह सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर लुईस एसिड बेस इंटरेक्शन. इंटरमॉलिक्यूलर लुईस एसिड बेस इंटरेक्शन. बात समझ में आ रही है? लिखें इंटरमॉलिक्यूलर लुईस एसिड बेस इंटरेक्शन, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड. इंटरमॉलिक्यूलर लुईस एसिड बेस इंटरेक्शन लिखो. whenever covalent bond is formed, whenever covalent bond is formed in which covalent bond is formed in which both bonding electron are unequally shared between bonding atoms, unequally shared between bonding atoms, then it is named as coordinate bond. Then it is named as coordinate bond. It is always considered as sigma bond. It is always considered as sigma bond. Always considered as sigma bond. And always represented by arrow sign pointing towards acceptor atom. 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 देखो जरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे क्या होता है. एक होता है एटम ए के पास लोन पेयर होना चाहिए, तो ये हो गया ए, और ये क्या है, शुड हैव लोन पेयर. ठीक है, इसको क्या कहा जाएगा, डोनर एटम, है ना. और क्या कहा जाएगा, लोइस बेस. क्लियर है. एक है बी, शुड हैव वैकेंट ऑर्बिटल, शुड हैव वैकेंट ऑर्बिटल. ये क्या हो जाएगा, एक्सेप्टर एटम. और ये क्या हो जाएगा,
लोएस एसिड। तो ये हमारा इसको ऐसा इस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड देगा, है ना, एरो के थ्रू। मतलब नॉर्मली एक एक इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, इसने कितने दिए होंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन, इसने दोनों दिए होंगे, इसने ले लिया होगा। अब यहां पर ये ए हो गया और ये बी हो गया। ए को एक इलेक्ट्रॉन देना था, दो दे दिए, एक्स्ट्रा कितना दिया है, एक एक्स्ट्रा दिया है, पूरा का पूरा दिया है तो +1 आएगा। इसको एक देना चाहिए था, इसने एक भी नहीं दिया तो इस पर -4 आना चाहिए, कितना, -1। तो पूरा पूरा +1 और -1 कहीं दिखे, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझ गए? इसका बेस्ट एग्जांपल सीख लेते हैं। जैसे मान लो NH3 लिखा हुआ है, NH3, नाइट्रोजन के बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 में से 3 दे दिए तो 2 बचे, डेट इज 1 लोन पेयर। एक पड़ा हुआ है बच्चों BF3, तो एक पड़ा है BF3। बोरॉन के बैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो इधर बोरॉन को थोड़ा, बोरॉन के ग्राउंड स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो ग्राउंड स्टेट के अंदर क्या होता है, ये हमारा 2s2 2p1 ये होता था, तो ये हमारा ऐसा, ये हमारा ऐसा। बोरॉन के एक्साइटेड स्टेट 1 में अगर हम बात करते हैं, ये हमारा ऐसा है और ये हमारा ऐसा है, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा सकता है, ये हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारा 2s1 और ये 2p2, तो ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 3 बॉन्ड बनाएगा। तो बोरॉन हमेशा वैकेंट ऑर्बिटल कंटेन करता है अपने साथ, बोरॉन हमेशा वैकेंट ऑर्बिटल कंटेन करता है अपने साथ। तो वैकेंट ऑर्बिटल अगर कंटेन करेगा ये, तो यहां पर इस तरीके से हो जाएगा। अगर ये इस तरीके से हो जाएगा तो नाइट्रोजन है, ये हमारा H H और ये H है, और ये हमारे पास बोरॉन है F F और ये F है, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा और ये नेगेटिव आ जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? तो बोरॉन पर हमेशा क्या प्रेजेंट होता है, वैकेंट ऑर्बिटल। क्लियर है क्या कह रहा हूं मैं? लिख लें। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें सीखनी है, फिर केमिकल बॉन्डिंग हमारे लिए आसान हो सकता है।
चलें, लिख लिया। एक और देखो, जैसे NH3 है, लोन पेयर होगा, H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव पे वैकेंट ऑर्बिटल होगा, है ना। H पॉजिटिव कभी भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। H पॉजिटिव सिर्फ और सिर्फ एक्वस मीडियम में एग्जिस्ट करेगा। पानी जाते हैं तभी तो एसिड H पॉजिटिव देता है, तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कराते हम H पॉजिटिव को। ये हमारा ऐसा कुछ है, तो ये क्या बन जाएगा, NH3 और ये हमारा H पॉजिटिव, ये बनेगा, है ना। ये बनने के बाद में मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, नाइट्रोजन H, एक्चुअल में ये है तो कोवेलेंट बॉन्ड ही, बस डिफरेंस क्या है, ये ऐसा आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पर नेगेटिव आना चाहिए, तो नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल हो गया। तो ओवरऑल हम इसको क्या लिख देंगे, NH4 पॉजिटिव, दैट इज अमोनियम आयन। ये बात समझ में आया, चारों NH बॉन्ड्स एक जैसे हो जाते हैं। क्लियर है, अभी आगे सिखाऊंगा मैं ये वाला चीज, है ना, हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, तो जैसे मान लो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के अंदर कितने लोन पेयर होते हैं, दो लोन पेयर होता है, लेकिन ऑक्सीजन सिर्फ एक ही लोन पेयर दे सकता है एक टाइम पर। ऑक्सीजन सिर्फ एक ही लोन पेयर दे सकता है एक टाइम पर। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, H पॉजिटिव। H पॉजिटिव आएगा तो ये हमारा H H H और ये H कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना। और ये हमारा कैसा क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन H H H और इस पर पॉजिटिव चार्ज, ये कहानी है। दैट इज H3O पॉजिटिव, दैट इज हाइड्रोनियम आयन। ये बात समझ में आ रही है, लिख लें। ये तुम्हारे साथ में बैठती है, जो नहीं आ रही है, क्लास नहीं छूट रही है। फिर तो रक्षाबंधन का ही ऑफ हो जाएगा, एक दिन तो रक्षाबंधन का ऑफ मिलेगा। चलें, एक लाइन लिखो, नॉन मेटल नॉन मेटल नॉन मेटल विथ नेगेटिव चार्ज, नॉन मेटल विथ नेगेटिव चार्ज is stable and with positive charge is unstable. Similarly, metal with positive charge is stable. Similarly, metal with positive charge is stable. With positive charge is stable, and with negative charge it is unstable. And with negative charge is unstable. Negative charge is unstable.
बात समझ में आ रही है? एंड विथ नेगेटिव चार्ज इट इज अनस्टेबल। नेक्स्ट लाइन लिखो, ऑक्सीजन एटम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, oxygen atom of water molecule cannot donate its two lone pairs simultaneously to 2H positive ions, to 2H positive ions, to 2H positive ions. Because plus 2 unit positive charge, because plus 2 unit positive charge on oxygen atom, plus 2 unit positive charge on oxygen atom makes species highly unstable. पूरी केमिस्ट्री में कभी भी ऑक्सीजन अपने दो लोन पेयर एक साथ नहीं देगा। मेक्स स्पीसीज हाईली अनस्टेबल, मेक्स स्पीसीज हाईली अनस्टेबल। बात समझ में आया? समझ पा रहे हैं? चलो क्वेश्चन लिख लो एक, करेक्ट फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोनियम आयन, करेक्ट फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोनियम आयन इज और आर, स्लैश करके लिख लेना। हाँ, तो यहां पर हाइड्रोनियम आयन का एक्चुअल में फॉर्मूला देखो, इधर H पॉजिटिव H2OX, एक्चुअल में अभी मैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन सिखाऊंगा तो इस तरीके से हो जाएगा और इस तरीके से हो जाएगा, तो X इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से चलेगा, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर है? समझ गए? लिख लें। चले आगे, नेक्स्ट लिखो, बिहेवियर ऑफ बोरिक एसिड, बिहेवियर ऑफ बोरिक एसिड, बिहेवियर ऑफ बोरिक एसिड H3BO3 in water, behavior of boric acid H3BO3 in water, H3BO3 in water। देखें जरा, अगर हम बात करते हैं H3BO3 का, बड़ा स्पेशल केस है ये। कैसे है स्पेशल केस? सीखो जरा। आपका पेपर अगले संडे को होगा, समझ में आ रहा है ना? सैटरडे और संडे ये तो ऑफ होगा, ये वाला सैटरडे और संडे, फ्राइडे को तो क्लास होगी आपकी, है ना? तो सैटरडे और संडे आपका ऑफ होगा, ठीक है? सैटरडे को तो रक्षाबंधन है ही, तो उस दिन तो ऑफ होना ही है ना? और संडे ऑफ हो जाएगा, संडे तो ऑफ रहता ही है, ठीक है ना? तो नेक्स्ट संडे के पेपर में देखते हैं बॉन्डिंग कितना हो जाएगा, ठीक है? उतना देंगे, बाकी का जो है वो देंगे ही, है ना? एक बार बॉन्डिंग खत्म हो जाएगा तो इसके बाद में फिर कोऑर्डिनेशन पढ़ाऊंगा। बात समझ में आया ना? कोऑर्डिनेशन के बाद में फिर ऑर्गेनिक पे चले जाएंगे, ठीक है? देखो सर, अगर हम H3BO3 की बात करते हैं तो ये हमारा क्या है? OH ये है, ठीक है? जनरली ऑक्सीजन से जुड़े हुए हाइड्रोजन जो होते हैं इनको क्या कहा जाता है? ऑक्सी एसिड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो ऑक्सी एसिड्स की एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे ही पानी में जाते हैं अपने H पॉजिटिव रिलीज करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग इसको 3 H पॉजिटिव रिलीज कर देने चाहिए,
लेकिन ऐसा नहीं होता। H3BO3 ही एक ऐसा एसिड है जो ये अपने खुद के H पॉजिटिव रिलीज नहीं करता पानी में जाके। अब इसमें क्या होता है, जैसे ही पानी के अंदर ये जाता है तो बोरॉन तो हो गया लोएस एसिड, बोरॉन क्या हो गया लोएस एसिड, और पानी क्या हो जाता है लोएस बेस, पानी क्या हो जाता है लोएस बेस। तो लोएस बेस अगर पानी हो जाएगा तो ये हमारे पास दो लोन पेयर हैं, ये दो लोन पेयर होंगे तो ये हमारा यहां से यहां चला जाएगा, ये हमारा अगर यहां से यहां चला जाएगा तो इसके अंदर हो क्या जाएगा, ये बोरॉन हो गया। ये बोरॉन होने के बाद में ये हमारा H2O, ये हमारा ऐसा लिख लेते हैं अभी, ठीक है। तो ये हमारा OH OH और ये OH ऐसा हो गया। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये हमारा OH H और ये पॉजिटिव, ये कैसा हो जाएगा नेगेटिव। अरे बोलो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ही हमारा जनरली ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज या नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, नाइट्रोजन पे तो चलो कुछ जगह पे और भी आ सकता है, लेकिन कोऑर्डिनेट जब भी बनेगा उसमें ये आएगा पॉजिटिव चार्ज, है ना। और आगे मैं सिखाऊंगा एक और केस बनेगा इसका बैक बॉन्डिंग, जिसमें ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज भी आएगा लेकिन वो स्टेबल भी काफी ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है ना, अभी इसी चैप्टर में आ जाएगा बैक बॉन्डिंग। उसे कहा जाता है इंट्रामोलिकुलर लोएस एसिड बेस इंटरेक्शन। इंट्रामोलिकुलर लोएस एसिड बेस इंटरेक्शन, इंट्रा जब भी वर्ड आ गया मतलब एक ही में, इंटर मतलब अलग अलग, बात समझ में आ रही है। तो यहां पर ये होगा, अब इसके अंदर हो क्या जाएगा कि ये H पॉजिटिव निकाल देगा, ये हमारा H पॉजिटिव निकाल देगा तो ये OH 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 और ये OH ऐसा आ जाएगा, और बोरॉन पर नेगेटिव चार्ज, तो ये हमारे पास BOH4 और ये हमारा क्या आएगा नेगेटिव, BOH4 और ये नेगेटिव, BOH4 और ये नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज किस पर है, जनरली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर होता है, लेकिन इस केस में किस पर है बोरॉन पर। प्लस क्या हो जाएगा H पॉजिटिव। तो एक्चुअल में H3BO3 ने अपना H पॉजिटिव तो दिया ही नहीं, किसका H पॉजिटिव दे रहा है पानी का, किसका H पॉजिटिव दे रहा है पानी का। क्लियर है, लिखेंगे। कई जगह पर इसको ऐसे लिख देते हैं, पानी को H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मान लेते हैं और फिर OH नेगेटिव को अटैक करा देते हैं, तो पानी का H पॉजिटिव पहले ही निकाल देते हैं। कई जगह पे ऐसे शो कर दिया जाता है, ठीक है ना। केमिकल बॉन्डिंग तो ऐसा चैप्टर है कि सबने पढ़ा होगा, है ना। शुरू के 5-6 लेक्चर तो यही लगेगा अभी कि पढ़ा हुआ है, समझ में आ रहा है ना। फिर उसके बाद में चीजें चेंज हो जाएंगी। चलें, लिख लिया। नेक्स्ट एक लाइन लिखो, बोरिक एसिड is only oxy acid which never releases its own H positive in water। समझ आ रहा है ना, which never releases its own H positive in water because when it is dissolved in water, it being electron deficient species,
it being electron deficient species, except electron pair from OH negative ion of water molecule, and releases H positive of water. समझ आ गया? In this way it acts as a weak monobasic Lewis acid. In this way it acts as a weak monobasic Lewis acid. समझ पा रहे हैं? क्लियर चल रहा है ना? तो यहां पर एक ब्रैकेट में एक लाइन और लिख लो, नेवर एक्ट एज अरेनियस एसिड जो खुद H पॉजिटिव देते हैं, नेवर एक्ट एज अरेनियस एसिड अंडर वाटर। बच्चों नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, लोइस एसिड और लोइस बेस की बहुत बात हो रही है यहाँ, तो उनको स्पेशली पढ़ लेते हैं। देखो लोइस एसिड, के बेसिक कंडीशंस पता है क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, दूसरा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होना चाहिए जिस पर वैकेंट ऑर्बिटल है। ये दो कंडीशंस होंगी तो लोइस एसिड हो जाएगा। लिखो, स्पीशीज इन विच positively charged atom ब्रैकेट में लिख लेना यूजुअली सेंट्रल एटम is having one or more vacant orbital, and can accept electron pair ब्रैकेट में लिख लेना lone pair from other species ब्रैकेट में लिख लेना Lewis base into its vacant orbital is called Lewis acid। तो लोइस एसिड की बेसिक डेफिनेशन है, वैकेंट ऑर्बिटल तो होना ही होना चाहिए और पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा हो। अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं बच्चों, तो पहला BeX2, X इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लियर है? नेक्स्ट है BX3 की अगर हम बात करते हैं तो X इक्वल टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगर हम बात करते हैं AlX3 की अगर हम बात करेंगे तो X इक्वल टू क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लियर? AlF3 इज नॉट लोइस एसिड, सिखाया है, आयनिक होता है वो। उसके बाद BOH होल थ्राइस, AlOH होल थ्राइस, है ना? उसके बाद SiX4 लिख लेना, पहले समझ लो। SiX4 सिलिकॉन पे भी वैकेंट डी ऑर्बिटल पड़ा होगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा होगा। X इक्वल टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और
आयोडीन। नेक्स्ट IF3, IF5, IF7 और कुछ कैटायंस Ca+2, H पॉजिटिव है ना, Fe+2, Fe+3 एक्सेट्रा। एल्कलाइन मेटल्स वगैरह जनरली हमारे लोएस्ट एसिड्स का काम नहीं करते हैं, एल्कलाइन मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्लियर है क्या कह रहा हूं मैं? लिखेंगे तो वैकेंट ऑर्बिटल हो और पॉजिटिव चार्ज हो, बात समझ में आ रही है? वैकेंट ऑर्बिटल हो और पॉजिटिव चार्ज हो। चले आगे। नेक्स्ट लोगों बच्चों लोइस बेस। लोइस बेस की बेसिक कंडीशन क्या होगी? लोन पेयर होना चाहिए और नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज मतलब डेल नेगेटिव, जो बाकी के सराउंडिंग एटम्स के थ्रू आ रहा होगा। लोइस एसिड में जो सराउंडिंग एटम्स हैं वो हमेशा सेंट्रल एटम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। लोइस बेस में जो सराउंडिंग एटम्स हैं वो हमेशा सेंट्रल एटम से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, ऐसे समझ सकते हैं। समझ में आ रहा है ना क्या कह रहा हूं मैं? देखो लोइस बेस electron rich species in which negatively charged atom usually central atom is having one or more electron pair ब्रैकेट में लिख लेना लोन पेयर, and can easily donate to vacant orbital of other species ब्रैकेट में लिख लो लोइस एसिड is called Lewis base। अगर हम लोइस बेस के एग्जांपल्स की बात करते हैं तो बच्चों NH3 हो जाएगा, H2O हो जाएगा, समझ में आ रहा है? NH2 नेगेटिव हो जाएगा, OH नेगेटिव हो जाएगा, X नेगेटिव हो जाएगा, X नेगेटिव में F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव। समझ पा रहे हैं? उसके बाद में ROH समझते हैं, ऑक्सीजन है ना। उसके बाद में RNH2, उसके बाद में PH3 एक्सेट्रा। और कौन हो सकता है? पिरिडीन, ये भी लोइस बेस का काम कर सकता है। क्लियर है
है ना, लिख लें। चले क्या? नेक्स्ट लुईस एसिड के टाइप्स की बात कर लेते हैं। देखो टाइप्स ऑफ लुईस एसिड, टाइप्स ऑफ लुईस एसिड, टाइप्स ऑफ लुईस एसिड। देखो कंपाउंड हैविंग central atom having central atom with incomplete octet, with incomplete octet, with incomplete octet, with incomplete octet, ब्रैकेट में लिखो हाइपोवैलेंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स, हाइपोवैलेंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स, हाइपोवैलेंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स। समझ पा रहे हैं? हाइपोवैलेंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड सारे लुईस एसिड होंगे। BeX2 X इक्वल टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। BX3 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। नेक्स्ट AlX3 X इक्वल टू क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। AlOH होल थ्राइस, BOH होल थ्राइस, एक्सेट्रा। बात समझ में आ रही है? एक बात समझो यहाँ, जैसे मान लो BX3 है, तो BX3 का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारा ये होता है, ठीक है। ये हमारा लुईस एसिड होगा, X नेगेटिव हमारा लुईस बेस होगा, ये लुईस एसिड हो गया, ये लुईस बेस हो गया, ये हमारा B कौन सा बॉन्ड आ जाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कभी भी लुईस एसिड और लुईस बेस मिलेंगे तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। तो इसके अंदर बन क्या जाएगा आपका BX4 और नेगेटिव। क्लियर है मामला? ये बन गया, समझ गए? अब BX4 नेगेटिव बन जाएगा तो इसके अंदर बच्चों BX4 नेगेटिव X इक्वल टू क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन डू नॉट एग्जिस्ट ही नहीं करते। BCl4 नेगेटिव कभी नहीं दिखेगा, PbR4 नेगेटिव कभी नहीं दिखेगा, Bi4 नेगेटिव कभी नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखेगा? बोरॉन बहुत छोटा है, इसके बगल में 4 बड़े बड़े एटम्स एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगे। 109 डिग्री पे एग्जिस्ट करने होते हैं ये, थोड़ा बहुत तो जानते होंगे, टेट्राहेड्रल sp3। बात समझ में आ रहा है ना? तो डू नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू, हाँ, ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग, ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग बिटवीन लार्ज साइज हैलोजन एटम्स। क्लियर है? समझ गए ना?
लिखेंगे। नेक्स्ट लिखो। species having central atom with vacant d orbital तो जितने भी हाइपोवैलेंट स्पेसिस हैं वो सारे के सारे लुईस एसिड्स होंगे, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जितने भी लुईस एसिड हैं वो सारे हाइपोवैलेंट होंगे क्या? नहीं होंगे। एक लाइन लिख लो वहां ऊपर पहले, all hypovalent molecules are Lewis acids. All hypovalent molecules are Lewis acids, while all Lewis acids are not hypovalent molecules. बात समझ में आ रहा है? नेक्स्ट दूसरे केस की बात करते हैं, स्पीसीज हैविंग सेंट्रल एटम विद वैकेंट d ऑर्बिटल्स। इन स्पीसीज की अगर हम बात करते हैं तो ये PCl3, PCl5, SF4, IF3, IF5, IF7 एक्सेट्रा। ठीक है, अब इसके अंदर SF6 नहीं लिखा क्योंकि SF6 लुईस एसिड का काम करता नहीं है। SF6 नेवर एक्ट एज लुईस एसिड, ड्यू टू इट्स chemical inertness, लिख लें। SF6 लुईस एसिड का काम करेगा नहीं। इसमें हम SiX4 भी लिख सकते हैं,
बात समझ में आ रही है ना? ऐसा ही X4 भी आ जाएगा ना। ऑक्टेट तो कंप्लीट है, ये सारे हाइपोवेलेंट नहीं है, लेकिन ये वैकेंट ऑर्बिटल के कारण क्या है, लोएस्ट एसिड है। इसमें बच्चों एक चीज सीखो, जैसे मान लो ऐसा ही X4 है, ऐसा ही X4 क्या करता है कि 2x नेगेटिव के साथ में ये हो गया लोएस्ट एसिड, ये हो गया लोएस्ट बेस। किसी के पास एक से ज्यादा लोन पेयर है, लेकिन वो एक टाइम पर कितने दे पाएगा, एक ही दे पाएगा, है ना। तो लोएस्ट एसिड है, ये लोएस्ट बेस है, तो ये हमारा ऐसा कुछ बन जाता है बच्चों, 6 बॉन्ड्स बना लेगा। समझ में आ रहा है? ये हमारा ऐसा कुछ बना लेगा, है ना। और इसको ओवरऑल हम क्या लिखेंगे, SiX6 डाइनेगेटिव। क्लियर है? तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, SiX6 डाइनेगेटिव, X इक्वल टू क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, वही ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग। क्लियर है? तो ऐसा ही F6 डाइनेगेटिव तो मिल जाएगा, बाकी का कोई भी नहीं मिलेगा। आ पा रहा है आपको समझ? इसी तरीके से जैसे मान लो PX5 लिखा है, इसका रिएक्शन X नेगेटिव के साथ किया, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, PX6 नेगेटिव। क्लियर है? तो PX6 नेगेटिव, X इक्वल टू ब्रोमीन आयोडीन। आप याद करो, PCl6 नेगेटिव आपने देखा होगा, PBr6 नेगेटिव नहीं बनता, PI6 नेगेटिव नहीं बनेगा, है ना। वही सेम, डज नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग। क्लियर है? लिखें ये जल्दी से। चलें, लिख लिया। नेक्स्ट लिखो, Sp एंड D मेटल कैटायन, Sp एंड D मेटल कैटायन with vacant orbital can act as Lewis acid, मेनली इसमें POD वाले ही काम करेंगे परफेक्टली लोइस एसिड का। तो H पॉजिटिव ले सकते हैं, Cu+2, Fe+2, Fe+3, Pb+2,
Bi+3 एक्सेट्रा। क्लियर है ना? जैसे कि बच्चों हमारे पास लिखा हुआ होता है CuSO4.5H2O, CuSO4.5H2O, इसको ब्लू विट्रॉयल कहा जाता है ना? तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, CuH2O4 SO4.H2O। तो ये कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स हो गया, ये कॉम्प्लेक्स हो गया। तो चार पानी के मॉलिक्यूल्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, बाहर वाला मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह के थ्रू कनेक्टेड है। इसी तरीके से एक होता है FeSO4.7H2O, ये क्या हो जाएगा? ग्रीन विट्रॉयल। ये क्या है? ग्रीन विट्रॉल। तो ग्रीन विट्रॉल की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा FeH2O6 SO4.H2O। क्लियर है ना? तो ये हमारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, तो किसका काम कर रहे हैं? लोइस एसिड का। ये बात समझ में आया? लिख लें। चले आगे। नेक्स्ट एक लाइन लिखो, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम connected to more electronegative atom, less electronegative atom connected to more electronegative atom through multiple bond, through multiple bond, through multiple bond can also act as Lewis acid, can also act as Lewis acid, can also act as Lewis acid। जैसे कि बच्चों CO2 है, इसमें कार्बन पर वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, इसमें कार्बन पर वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो इसके अंदर अगर ये हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ ज्वाइंट है थ्रू पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड अकेले से काम नहीं चलेगा, पाई बॉन्ड के थ्रू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अगर कनेक्टेड है तो ये लुईस एसिड का काम कर सकता है। पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी पर चलता है। क्लियर है? सेम ये काम और कौन कर सकता है? SO3 भी कर सकता है। बात समझ में आ रहा है? SO3 भी ये काम कर सकता है, लिख लें। चलें,
नेक्स्ट देखो, कंपैरिजन ऑफ लोएस्ट एसिडिक कैरेक्टर, कंपैरिजन ऑफ लोएस्ट एसिडिक कैरेक्टर, कंपैरिजन ऑफ लोएस्ट एसिडिक कैरेक्टर, लिखो देखो, लोएस्ट एसिडिक कैरेक्टर नेवर डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम, वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट ऑन एक्सेप्टर एटम, ऐसा लिख लो, एक्सेप्टर एटम, एक्सेप्टर एटम. However, it depends upon charge density of acceptor atom, चार्ज डेंसिटी ऑफ एक्सेप्टर एटम. समझ गए? चार्ज डेंसिटी मतलब पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी मतलब पॉजिटिव चार्ज अपॉन वॉल्यूम. बच्चों, लोएस्ट एसिड के लिए वैकेंट ऑर्बिटल होना कंपलसरी है, लेकिन जितने ज्यादा वैकेंट ऑर्बिटल उतना अच्छा लोएस्ट एसिड, ऐसा नहीं है. हाँ, वैकेंट ऑर्बिटल है, बात खत्म. अब ज्यादा अच्छे लोएस्ट एसिड के लिए क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी चेक करनी पड़ेगी. क्लियर है? जैसे कि मेरे पास मान लो लिखा हुआ है K पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Li पॉजिटिव, Be+2. तो बच्चों यहां पर मेरे को लोएस्ट एसिडिक कैरेक्टर बताना है. सबके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इसमें कोई टेंशन नहीं है. अब यहां पर सबसे ज्यादा चार्ज इन दोनों के पास है, तो इन्हीं का सबसे ज्यादा होगा चार्ज डेंसिटी. उसमें सबसे ज्यादा किसका होगा? Be+2, क्योंकि वॉल्यूम इसका कम होगा ना. तो Be+2, उसके बाद Mg+2. अब चार्ज को बड़ा फैक्टर माना जाएगा ना. Li पॉजिटिव, Na पॉजिटिव और K पॉजिटिव. क्लियर है? समझ पा रहे हैं? अरे समझ गए ना? चार्ज डेंसिटी दैट इज चार्ज अपॉन वॉल्यूम. देखो इधर, जैसे मान लो मेरे पास लिखा हुआ होता MgCl2, AlCl3, BCl3, SiCl4, PCl5. देखना जरा, ये हो गया +2, ये हो गया +3, ये हो गया +3, +4, +5. ये तो सबसे ज्यादा हो गए. इन दोनों में वॉल्यूम इसका कम, और इन दोनों में ये हो जाएगा. क्लियर है? हाँ, इसको चार्ज डेंसिटी को चेक करने से पहले ये जरूर चेक किया करो कि वैकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है ना. अब जैसे मेरे पास CCl4, AlCl3, BCl3, SiCl4. तो अगर हम, ये +4 है, ये +3 है, ये, अब हमको लगेगा कि इसको सबसे आगे कर दो, जबकि ये तो लोएस्ट वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं, तो लोएस्ट एसिड का काम ही नहीं करेगा. समझ में आया? तो नेवर एक्ट एज लोएस्ट एसिड ड्यू टू absence of vacant orbital. क्लियर है? तो ये सबसे लास्ट चला गया, फिर ये ऑर्डर हो जाएगा. क्लियर है? लिखें जल्दी से.
लिया? कल हमारा मुझे लगता है मैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ा दूंगा, है ना? तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कल पूरा कंप्लीट करूंगा। समझ में आ रहा है? बॉन्ड स्ट्रेंथ वगैरह, बॉन्ड लेंथ वगैरह और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इतना पार्ट में पढ़ा दूंगा। फिर चले जाएंगे हम हाइब्रिडाइजेशन पर, है ना? बड़ा चैप्टर है ये, बहुत कुछ है इसमें। क्वेश्चन तो पक्का ही है, आना ही है। एक्चुअल में पूरा पी ब्लॉक भी इसी से रिलेट करता है, मैं बता चुका हूँ आपको। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसी से रिलेट करेगा। पीरियोडिसिटी के क्वेश्चंस तो बन गए होंगे, कॉपी की सारी चीजें बस याद रखो पहले तो, और मॉड्यूल, है ना? लेकिन आप पीवाईक्यू जरूर लगाओ, जो बुक आती है ना उसके पीवाईक्यू जरूर लगाओ, और हर सब्जेक्ट में लगाओ, तो आपका फायदा होगा। बात समझ में आया? तो भले ही एक्सरसाइज 3 स्किप कर दो, लेकिन वो पीवाईक्यू जरूर लगने चाहिए। क्लियर है क्या कह रहा हूं मैं? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिखो कंपैरिजन ऑफ लोइस बेसिक कैरेक्टर। लोइस बेसिक कैरेक्टर, लोइस बेसिक कैरेक्टर देखो, लोइस बेसिक कैरेक्टर, कैरेक्टर नेवर डिपेंड्स अपॉन, लोइस बेसिक कैरेक्टर, कैरेक्टर नेवर डिपेंड्स अपॉन number of lone pair on donor atom, donor atom, donor atom. However, its basic character, however, its basic character, however, its basic character depends upon electronegativity of donor atom as follows. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डोनर एटम एज फॉलोज। देखो इधर ये भी सेम बात है, लोन पेयर होना जरूरी है, लेकिन ज्यादा लोन पेयर होने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो ज्यादा बेसिसिटी ऐसा नहीं होगा। लोएस्ट बेसिक कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डोनर एटम, यही बोला गया है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डोनर एटम। लेकिन ये भी जो फैक्टर है ये हमारा विद इन सेम पीरियड एलिमेंट्स, सेम पीरियड एलिमेंट्स, है ना, उनमें ही लगेगा। अब जैसे मान लो मेरे पास लिखा हुआ है CH4 HF H2O NH3, ये लिखा है, ठीक है? तो CH4 HF H2O NH3 ये 3 लोन पेयर हैं, ये 1 लोन पेयर है, क्या होगा? अब यहां पर अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आंसर देंगे तो CH4 सबसे आगे हो जाएगा, लेकिन CH4 तो लोएस्ट बेस का काम करेगा ही नहीं, लोन पेयर नहीं है। तो कार्बन वाले ना तो लोएस्ट एसिड का काम करते हैं न्यूट्रल फॉर्म में, ना लोएस्ट बेस का। नेवर एक्ट एज लोएस्ट बेस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ लोन पेयर। समझ में आ रहा है? अब इन तीनों में अगर मैं देखूंगा तो इन तीनों में क्या आ जाएगा? ये ऑर्डर आ जाएगा, है ना, और ये आ जाएगा। क्लियर है क्या कहा गया? समझ गए ना आप? ये हो जाएगा, लिख लेंगे। बच्चों जैसे लुईस एसिडिक कैरेक्टर ये निकालना होता, SiF4 SiCl4 SiBr4 SiI4 में, तो इसके अंदर +4 चार्ज बनता, लेकिन ये सब में बनता,
अब यहां पर मुझे ये देखना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा, क्योंकि साइज तो सबका सेम है, सबसे ज्यादा +4 चार्ज कौन बनाएगा? फ्लोरीन, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहां पर लोएस्ट एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर ये हो जाएगा, वैकेंट ऑर्बिटल तो सब पे ही होगा। ये बात समझ में आ रहा है? अरे समझ गए ना? इसी तरीके से जैसे मान लो लोएस्ट बेसिक कैरेक्टर निकालना होता, लोएस्ट बेसिक कैरेक्टर NH3 और PS3 में, तो लोएस्ट बेसिक कैरेक्टर ये होता, डाउन द ग्रुप बेसिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, डाउन द ग्रुप बेसिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, तो इसलिए ये सिर्फ सेम पीरियड एलिमेंट्स के लिए वैलिड है। ये बात समझ में आया? ऐसा क्यों हो रहा है कि डाउन द ग्रुप बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है? डाउन द ग्रुप बेसिक कैरेक्टर डिक्रीजेस इसलिए हो रहा है क्योंकि फास्फोरस पे वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, तो उसके लोन पेयर उसके डी ऑर्बिटल में खुद के में भी घूम सकते हैं, तो दूसरे को देने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। समझ में आया? और इनके अंदर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि नाइट्रोजन पे तो वैकेंट डी ऑर्बिटल है ही नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन पे तो वैकेंट डी ऑर्बिटल है ही नहीं। क्लियर है? लिख लें। एसिडिक कैरेक्टर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कोई लेना देना नहीं है। मैंने नहीं, वो तो सराउंडिंग एटम है ना, सेंट्रल एटम तो सेम है ना इसमें। सेंट्रल एटम अगर सेम है तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि +4 किस पर ज्यादा आया होगा, तो +4 किसने ज्यादा बनाया होगा? फ्लोरीन ने, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना अपने पास, ये बोलना चाह रहा हूं मैं। अरे समझ आया? तो ऐसा नहीं है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कोई लेना देना है ही नहीं। अरे क्लियर? ठीक है, इतना रखते हैं, ठीक है ना बच्चों?